गुड मॉर्निंग क्लास। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कोलेस्ट्रॉल के बारे में, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड जितने भी आपके डिजीज होते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। तो एक होता है आपका मतलब कि एक होता है एलडीएल, एक होता है एचडीएल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का दो टाइप होता है, एक होता है एचडीएल एंड दूसरा होता है आपका एलडीएल। एचडीएल जो होता है वो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और एलडीएल आपका बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। तो कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है इज अ वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस फाउंड इन योर ब्लड, योर बॉडी नीड्स इट टू बिल्ड सेल एंड प्रोड्यूस हार्मोन। कहता है कि जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है वो वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस होता है जो कि कहाँ होता है? ब्लड में, ठीक है। कहता है कि बॉडी को मतलब कि कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है किस चीज के लिए? तो नीड्स टू बिल्ड सेल्स एंड प्रोड्यूस हार्मोन, ठीक है। सेल को बनाने के लिए और हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए उसको किसकी जरूरत होती है? कोलेस्ट्रॉल की होती है। तो इसमें आपका कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसमें दो होता है, एक एचडीएल होता है, एक एलडीएल होता है। तो एचडीएल क्या होता है कि हेल्प रिमूव एक्सेस कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम योर ब्लड प्रोटेक्टिंग योर हार्ट। तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो तो आपके मतलब कि आपको हेल्प करता है बॉडी में, मतलब कि जो भी ब्लड में आपका क्या होता है एक्सेस अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल जमा होता है उसको क्या करता है? वो रिमूव करता है। दूसरा जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या होता है कि आर्टरी में जाके बिल्डअप हो जाता है, मतलब इकट्ठे होके जमा हो जाता है। और जमा जब हो जाता है तो उसकी वजह से आपको हार्ट से रिलेटेड रिस्क बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हेल्दी फ्लो होता है और ये आपका कोलेस्ट्रॉल का बिल्डअप होता है। तो देखो हेल्दी फ्लो में आपका नॉर्मल है कि ब्लड आपका क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। बट इसमें क्या है, जो ये येलो वाला पार्ट है ये आपका क्या शो कर रहा है? कोलेस्ट्रॉल। तो क्या होता है कि जब आपका मान लो कि कोलेस्ट्रॉल दोनों तरफ से जब जम जाएगा तो जो फ्लो का जो मतलब रास्ता होगा वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो इसके हिसाब से प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यही होता है आपका कोलेस्ट्रॉल का रोल, ठीक है। अब देखो कहते हैं कोलेस्ट्रॉल प्राइमरीली बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ कंपाउंड नोन एन स्टीरोल्स, ठीक है। स्टीरोल्स आपका स्टीरोइड का ही टाइप होता है, ठीक है। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो सबसे पहले आपका बिलोंग करता है स्टीरोल ग्रुप से, ठीक है। कहता स्टीरोल्स आर सब ग्रुप ऑफ स्टीरोइड्स। स्टीरोल क्या होता है? सब ग्रुप होता है किसका? स्टीरोइड्स का। दैट कंटेन हाइड्रोक्सी ग्रुप एट थर्ड कार्बन पोजीशन ऑफ स्टीरोइड न्यूक्लियस। तो मतलब किसी भी स्टीरोइड न्यूक्लियस में अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप है कार्बन नंबर 3 से अटैच तो वो कौन सा ग्रुप कहलाएगा? आपका स्टीरोल, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल भी स्टीरोल का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो कहता है कि इट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में ये एक बहुत मेजर कंपोनेंट होता है किसमें? सेल मेम्ब्रेन में। कहता है इट इज अ टाइप ऑफ लिपिड प्रेजेंट इन आवर बॉडी। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो लाइक जैसे लिपिड होता है वैसे ही कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि आपके बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कहता इट इज नेचुरली सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी इन लिवर एंड कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस। कहते हैं कोलेस्ट्रॉल जो है वो नेचुरली भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है, अगर आपको चाहिए तो आप एक्सटर्नली भी कोलेस्ट्रॉल को ला सकते हो, है ना, कि कोई ऐसा चीज खा लिया हमने जिससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल अप डाउन हो गया, है ना। इट इज प्रेजेंट इन द फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन एंड एब्सेंट इन फूड ऑफ प्लांट ओरिजिन। तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल चाहिए तो आपको फूड लेना पड़ेगा जो भी एनिमल ओरिजिन से फूड आता है, मतलब जैसे कि मेनली मीट वगैरह, है ना। तो उस उन चीजों में आपको कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं मिलेगा? तो प्लांट फूड में, है ना। जो भी फूड प्लांट से आते हैं उन फूड्स में आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा, ठीक है। कहते हैं कोलेस्ट्रॉल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टीरोल्स इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे इंपॉर्टेंट स्टीरोइड लो ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। कहता है इट इज सिंथेसाइज मेनली इन द लिवर। कहाँ सिंथेसाइज होता है? लिवर में। एंड इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बाइल एसिड। बाइल एसिड के फॉर्मेशन में, स्टीरोइड हार्मोन के फॉर्मेशन में और विटामिन डी के फॉर्मेशन में, तीनों ही चीजों के फॉर्मेशन के लिए आपको कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको बाइल एसिड का प्रोडक्शन करना है, अगर आपको स्टीरोइड हार्मोन का प्रोडक्शन करना है, या फिर आपको विटामिन डी का फॉर्मेशन करना है, तो उसको लिए आपको क्या चाहिए होगा? कोलेस्ट्रॉल चाहिए होगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से ही शुरू होता है इनका फॉर्मेशन, ठीक है। अब है आपका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस पूछे चाहे इंपॉर्टेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल पूछे, सेम चीज हो गया, ठीक है।
तो कहता है कि इट इज द मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये भी आपने पढ़ा। कहता है इट इज मोस्ट कन्वीनियंट इंग्रेडिएंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन के स्ट्रक्चर में सबसे कन्वीनियंट आपका इंग्रेडिएंट होता है कौन सा, कोलेस्ट्रॉल। कहता है इट इज प्रिकर्सर ऑफ बाइल एसिड, बाइल एसिड का प्रोडक्शन करने के लिए आपको कोलेस्ट्रॉल चाहिए, विटामिन डी के प्रोडक्शन के लिए आपको कोलेस्ट्रॉल चाहिए, स्टीरॉयड हार्मोन का प्रिकर्सर हो गया आपका कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। फिर कहता है इट इज ऑल्सो प्रिकर्सर ऑफ वेरियस स्टीरॉयड हार्मोन लाइक प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजन, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो जैसे ये सारे हार्मोन्स हैं, इन सभी हार्मोन्स को भी कौन यूज करता है, कोलेस्ट्रॉल। कहता है फैटी एसिड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू लिवर एज कोलेस्ट्रॉल एस्टर। तो जो फैटी एसिड आपके कहाँ होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं लिवर में, वो भी कैसे होंगे, एज अ कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स होंगे, ठीक है। कहता है इट इंसुलेट मतलब प्रोटेक्ट करता है नर्व फाइबर्स को, जैसे हीट वगैरह होता है ना, झंझनाहट हो गया, इन चीजों से आपके नर्व फाइबर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। कहता है ऑल्दो कोलेस्ट्रॉल हैज वेरियस बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बट इट्स कंसंट्रेशन कैन लेड टू एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। कहता है कि कोलेस्ट्रॉल का बहुत सारा इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट तो ठीक है, इंपॉर्टेंट आपने पढ़ लिया, बट क्या होता है जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर बढ़ गया तो उसके बढ़ने की वजह से आपको कुछ डिजीज होंगे, ठीक है। जैसे कि आपका एक डिजीज हो गया एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, क्या हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो इसमें क्या होता है कि ये एक कंडीशन होता है जिसमें फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम एंड अदर सब्सटेंस जो होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब जमा हो जाता है कहाँ पे, इनसाइड द सेल वॉल। सेल वॉल के ऊपर पे आके फैट हो गया, कैल्शियम हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, सब आके जमा हो जाता है, ठीक है। कहाँ पे, सेल वॉल ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज के सेल वॉल पे फ्रॉम डिपॉजिट कॉल प्लेक, और वो डिपॉजिट जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्लेक कहेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है, जैसे मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जब जम जाता है तो जमने की वजह से क्या होता है कि हाँ वो नहीं हो पाएगा, तो उसके वजह से आपका हार्ट रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस के कंडीशन में यही होता है कि आर्टरी का जो सेल वॉल होता है उसमें जाके क्या होता है आपका कोलेस्ट्रॉल, फैट, कैल्शियम, ये सब उनके सेल वॉल पे जाके जमा हो जाता है, और वो जमा हुए जो एक्यूमुलेट फ्लूइड होता है उनको हम प्लेक कहते हैं। अब है कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू बाइल एसिड, ठीक है कि कोलेस्ट्रॉल से हम बाइल एसिड कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, द सिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड, जिसको आप बाइल जूस भी बोलते हो, टेक्स प्लेस इन लिवर, कहाँ पे होगा, लिवर में। कहता है बाइल एसिड प्रोमोट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। तो बाइल एसिड क्या करता है कि जो आपके जितने भी फैट सॉल्युबल या लिपिड सॉल्युबल विटामिन होते हैं उन सभी को क्या करता है, वो एब्जॉर्प्शन रेट को प्रमोट करता है। मतलब अगर मान लो लिवर में मेनली बाइल एसिड का काम क्या होता है कि अगर आप कोई भी लिपिड सॉल्युबल या फिर विटामिन सॉल्युबल ड्रग ले रहे हो तो वो क्या करेगा, उसके एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ा देगा, है ना। फिर कहते हैं कोलेस्ट्रॉल फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सीलेज। सबसे पहले हमने क्या लिया, कोलेस्ट्रॉल लिया, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल लिया तो कोलेस्ट्रॉल ने क्या बनाया, 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, किसके प्रेजेंस में, 7 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या लगा आपका, NADPH किस में कन्वर्ट हो गया, NADP में, ठीक है। अब जो है 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपका हो गया कि हाइड्रोक्सीलेज के प्रेजेंस में 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल बना लिया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप कहता है कि 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल ब्रेक्स इनटू कोलिक एसिड एंड कीनोडिऑक्सीकोलिक एसिड एंड दीज आर प्राइमरी बाइल एसिड, ठीक है। अब देखो ये जो ब्रेक डाउन हुआ है किसमें ब्रेक डाउन हुआ है, कोलिक एसिड और कीनोडिऑक्सी एसिड, है ना, क्या लिया है, कीनोडिऑक्सीकोलिक एसिड, ठीक है। तो दो जो बना है ये दोनों ही आपके क्या होंगे, बाइल एसिड है, ये क्या है, बाइल एसिड है, ये भी बाइल एसिड है आपका, ठीक है। बट ये आपका क्या है, प्राइमरी है, और ये भी क्या है, प्राइमरी है। तो दो जो 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल के ब्रेकडाउन पे हुआ वो बना 2 प्राइमरी बाइल एसिड, ठीक है। अब इनको प्राइमरी वाले को हम क्या करेंगे, फिर से दोनों को ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। तो कहता है कि ऑन कंजुगेशन विद ग्लाइसिन और टोरिन, जब हम इसको क्या करेंगे, कंजुगेट करेंगे किसके साथ, ग्लाइसिन और टोरिन के साथ, तो ये क्या बनाएगा आपका, ग्लाइकोहोलिक एंड टोरोहोलिक एसिड आर फॉर्म,
ठीक है। तो मतलब टोरिन के ने बना लिया टोरोकोलिक एसिड और ग्लाइसिन बना लिया ग्लाइकोहोलिक एसिड, ठीक है। तो दोनों ने इस तरीके से बना लिया। अब क्या है कि जो मतलब कि आपका जो है टोरोकोलिक एसिड है वो तो अब फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होगा, बट ग्लाइकोहोलिक एसिड जो है वो फिर से क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। इसमें किसके प्रेजेंस में, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के प्रेजेंस में। तो जब ये बनेगा तो ये क्या बनाएगा आपका डीऑक्सीकोलिक एसिड। अब दूसरे तरफ हमारा क्या था, कीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड, ठीक है। ये भी ब्रेक डाउन होगा, सेम वही लेंगे टोरिन और ग्लाइसिन। जब दोनों को लेंगे तो ये बनाएगा टोरो और ग्लाइको कीनो होलिक एसिड। किसके प्रेजेंस में फिर से ब्रेक डाउन होगा, इसका बैक्टीरिया के प्रेजेंस में क्या बना लेगा, लिथोकोलिक एसिड। तो अब ये जो लिथोकोलिक एसिड और डीऑक्सीहोलिक एसिड बना है ये आपके क्या है, बाइल एसिड्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बना क्या, कोलेस्ट्रॉल, या फिर यहाँ पे आप ये वो लिख सकते हो बाइल एसिड, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो बाइल एसिड। तो इस तरीके से बाइल एसिड का प्रोडक्शन हुआ किससे, कोलेस्ट्रॉल से, ठीक है। कहता है फाइनली इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया एंजाइम सेकेंडरी बाइल एसिड इज फॉर्म। अब यहाँ पे हमारा क्या था, ये हमारा प्राइमरी हो गया, प्राइमरी बाइल एसिड, ये दोनों आपके हो गए, ठीक है। और ये जो आपके बने वो क्या हो गए, सेकेंडरी बाइल एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों बाइल एसिड प्रोड्यूस होगा, किसके हेल्प से, कोलेस्ट्रॉल के हेल्प से। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो आप बाइल एसिड का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर है आपका कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू स्टीरॉयड हार्मोन्स, ठीक है। किसमें, स्टीरॉयड हार्मोन्स में। अब कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल इज द प्रिकर्सर ऑफ ऑल स्टीरॉयड हार्मोन्स। जो भी आपके जितने भी स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं सभी का प्रिकर्सर या सभी जो है कहाँ से बनेंगे, कोलेस्ट्रॉल से बनेंगे। तो स्टेप जो है फर्स्ट इन द कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू प्रीगैंग्लियोन क्या है, नहीं प्रेग्नियो सॉरी क्या है, प्रेग्नेनोलोन, ठीक है। क्या है, प्रेग्नेनोलोन है इन माइटोकॉन्ड्रिया बाय द एंजाइम कोलेस्ट्रॉल डीमोलेज एंजाइम, ठीक है। उसके प्रेजेंस में सबसे पहले क्या है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रेग्नोलोन में, ठीक है, प्रेग्नेनोलोन में। और किसके प्रेजेंस में, तो कोलेस्ट्रॉल डीमोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में। और ये प्रोसेस जो होगा वो कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अब जितने भी आपके स्टीरॉयड हार्मोन्स होंगे, ठीक है, वो सारे क्या होंगे, कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। क्या पढ़ाया अभी मैंने प्रीतम, क्या पढ़ा रहे थे अभी हम, क्या, आगे बैठो। यही हाल रहा ना, तो अब देखो जितने भी आपके स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं सभी क्या होंगे, फर्दर कन्वर्ट होना शुरू होंगे, ठीक है। तो मेन जो आपके तीन स्टीरॉयड हार्मोन्स है कौन कौन से हैं, प्रोजेस्टेरोन, 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रेग्नोलोन, और आपका तीसरा हो गया डिहाइड्रो एपी एंड क्या है, एंड्रोस्टीरोन, ठीक है। क्या है, डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टीरोन, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सारे क्या होंगे, एक एक करके कन्वर्ट होना शुरू होंगे। सबसे पहले देखो प्रेग्नोलोन से आपका क्या बना, प्रोजेस्टेरोन बना, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन से, प्रेग्नोलोन से ही आपका 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन बना। फिर आपका इसी से आपका बना डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टीरोन, ठीक है। तीनों आपका सेम चीज से बना है, ठीक है। तो अगर मान लो कि प्रोसेस अगर जैसे कि इतना नहीं याद होता तो आप इतना कम से कम करके आना, ताकि अगर मान लो आपसे पूछा कोई हार्मोन का कन्वर्जन तो इतना कर देना, क्योंकि इसके नीचे आपको, लेकिन इतना तो पता है ना कि कोलेस्ट्रॉल से मेन जो इसका पार्ट है वो होता है प्रेग्नोलोन, जिससे 3 आपका स्टीरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब फर्दर वो क्या होगा कि वो करते टूट जाए, ब्रेक डाउन होते जाएगा और फर्दर प्रोड्यूस करते जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे जो आपका ये बना है, इसके लिए आपका एंजाइम यूज हुआ है 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। इससे बन गया आपका प्रोजेस्ट्रोन, ठीक है। फिर आपका एंजाइम हुआ यूज 17 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज, इससे बन गया आपका 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन, ठीक है। अब बन गया आपका यहाँ पे 17 अल्फा, यहाँ सेम यूज हुआ, उससे बन गया आपका क्या, डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टीरोन, ठीक है। तो अब इससे बन गया, अब फर्दर आप इससे चलते रहोगे कि जैसे कि प्रोजेस्ट्रोन से आपका क्या होगा, 21 हाइड्रोक्सिलेज लेके एंजाइम लेके आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टीरोन, ठीक है। अब कॉर्टिकोस्टीरोन जो है फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, क्या बनेगा आपका, कोर्टिकोस्टीरोन बनेगा। कोर्टिकोस्टीरोन फर्दर क्या होगा, कन्वर्ट होगा किसमें, 18 हाइड्रोक्सी कोर्टिकोस्टीरोन, एंजाइम होगा आपका 18 हाइड्रोक्सिलेज। अब यहाँ पे फिर से जो लास्ट आपका बनेगा वो बनेगा आपका एल्डोस्टीरोन, जो कि आपका क्या होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होता है, ठीक है। तो ये बनेगा आपका 18 ऑक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में, ठीक है। तो इस तरीके से बना। अब सेम इधर भी वही होगा कि हमने क्या लिया, बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ले लिया, एंजाइम के प्रेजेंस में जब हमने रिएक्ट करवाया तो क्या बनाया आपका, 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन, ठीक है। प्रेग्नेनोलोन से क्या बन गया, प्रोजेस्ट्रोन बन गया। अब क्या होगा, फिर से हम लेंगे 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम लेंगे, उससे क्या बन जाएगा कन्वर्ट होके 11 डीऑक्सी कोर्टिसोल, ठीक है। अब है इससे बना लोगे आप 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के हिसाब से आप बना लोगे कोर्टिकोसोल, जो कि आपका किस काम में आता है, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, ठीक है। उसके बाद है आपका मेनली मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन है यहाँ पे, ठीक है। ये 3 स्टीरॉयड हार्मोन्स आपका बनेगा लास्ट में। अब हमने बनाया डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टीरोन से क्या बनाया हमने, एंड्रोस्टीनेडियोन, ठीक है। क्या बनाया हमने, एंड्रोस्टीनिडियोन, ठीक है, ये बनाया। उसके बाद आपका क्या बना, टेस्टोस्टेरोन बना, और टेस्टोस्टेरोन से आपका क्या बना, एस्ट्राडायोल, जिसको आप क्या बोलते हो, एस्ट्रोजन बोलते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कि फॉर्मेशन होता है आपका क्या, स्टीरॉयड हार्मोन्स का, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टीरोन जो था, DHEA बोल सकते हो इसको, इसके लिए आपको जो एंजाइम लिएगा वो 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज हुआ, ठीक है। फिर कहता है कि इससे कन्वर्ट हो गया किसमें, एंड्रोस्टीनिडियोन में, तो इसमें कौन सा एंजाइम लगा आपको, 17 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। मतलब मेनली सिर्फ आपको इतना लगना है कि बीटा कितने बीटा आपके, जैसे 3 बीटा, फिर आ गया 17 बीटा, है ना। अब लास्ट में जो आपका जो टेस्टोस्टेरोन बनता है वो आपका कन्वर्ट होता है किसमें, एस्ट्राडायोल में, उसके लिए एंजाइम आपका यूज होता है एरोमेटेज, ठीक है। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन। तो ये कुल मिला के आपके जो हार्मोनल स्टीरॉयड जो था वो आपका प्रोड्यूस हो गया, कौन कौन से, एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल और एस्ट्राडायोल, एस्ट्रोजन, ठीक है। ये हो गया। अब एक और है आपका, देखो हमको 3 पढ़ना है, बाइल एसिड, स्टीरॉयड हार्मोन और विटामिन डी, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका कि कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू विटामिन डी, तो यहाँ पे होगा कि कोलेस्ट्रॉल इज कन्वर्टेड इनटू विटामिन इनटू 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल इन द स्किन। अब ये जो कन्वर्जन होगा ये कहाँ होगा, स्किन में होगा। अभी तक जो हमने पढ़ा ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था पीछे वाला, उससे पीछे वाला लिवर में हो रहा था, और ये कहाँ हो रहा है आपका, स्किन पे, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल इज कन्वर्टेड इनटू 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल इन द स्किन, ठीक है। कहाँ पे, तो एपिडर्मिस लेयर में, ठीक है। फिर आपका कहता है कि अपॉन एक्सपोजर टू अल्ट्रा वायलेट रेज फ्रॉम सनलाइट 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल इज कन्वर्टेड इनटू कोलीकैल्सिफेरॉल, जिसको आप विटामिन D3 बोलते हो, ठीक है। मेनली कहता है कि देखो कोलेस्ट्रॉल हमने लिया, कोलेस्ट्रॉल जब हमने मतलब हमारे स्किन में है, तो जब वो किस में कन्वर्ट होता है, 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल में, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो प्रोविटामिन D3,
3 बोल सकते हो। लेकिन जब आप धूप में जाओगे, मतलब यूवी रे में जाओगे, तो यूवी रे में जाने के बाद वो जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्री विटामिन D3, जिसको आप लुमिस्टिरोल बोलते हो। ठीक है, किसके प्रेजेंस में होगा, यूवी रेडिएशन के, जो कि आपको कहां से मिलेगा, सनलाइट से मिलेगा। ठीक है, कहता है कि प्री विटामिन D3 इज मेटाबॉलिकली अनस्टेबल एंड अंडरगोज थर्मल आइसोमेराइजेशन। ये क्या होता है आपका, मेटाबॉलिकली अनस्टेबल होता है, इसीलिए किस में चला जाता है, थर्मल आइसोमेराइजेशन में चला जाता है। ठीक है, अब जो है विटामिन D3 जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, कोलिकैल्सिफेरोल में। देखो यहाँ पे कहता है कि सबसे पहले हमने क्या लिया, कोलेस्ट्रॉल लिया, कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो गया किसमें, 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, कहाँ पे, स्किन में हो गया। ठीक है, अपॉन एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, मतलब कि जब भी आप सन रे के कांटेक्ट में जाओगे, तो सन रे के कांटेक्ट में जाने के बाद क्या होगा कि फ्रॉम लाइट 7 कोलेस्ट्रॉल इज कन्वर्टेड इनटू कोलिकैल्सिफेरोल। अब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, कोलिकैल्सिफेरोल में। फिर कहते हैं विटामिन D3 अंडरगोज फर्दर एक्टिवेशन इन द लिवर एंड किडनी। अब इतना काम आपका स्किन पे होगा, बाकी सारा लिवर और किडनी में होगा। तो यहां तक तो आपका क्या था, स्किन पे हुआ। ठीक है, स्किन पे हुआ। कहता है कि सर्कुलेशन, यहाँ से आपका क्या दिखा रहा है कि सर बाउंड टू विटामिन D और बाइंडिंग प्रोटीन, यहाँ तक आपका प्रोटीन वगैरह को बाइंड करने का काम कर रहा है। ठीक है, अब है कि कैल्सिफेरोल जो विटामिन D3 है वो कन्वर्ट होगा किसमें, 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरोल। ठीक है, जिसको आप कैल्सीडायोल भी बोल सकते हो। ठीक है, किसके प्रेजेंस में हुआ, तो 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में हुआ, और कहां पे हुआ, इन लिवर माइक्रोसोमल एंजाइम। ठीक है, अब जब ये कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरोल, जिसको आप कैल्सीट्रियोल बोलते हो। ये होता है आपका एक्टिव विटामिन D। ठीक है, ये होगा किसके कन्वर्ट में, 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और ये होगा लिवर में, और ये होगा आपका किडनी में। ठीक है, कैल्सिफेरोल एक टैबलेट आता है, तुम लोग देखा है, कैल्सिफेरोल टैबलेट आता है मार्केट में, देखा है। तो मतलब कि ये इस तरीके से आपका क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल विटामिन D3 में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये जो मतलब बोलते हो ना विटामिन D3 लेना जरूरत है, तो आप पता चल रहा है कि विटामिन D3 कैसे बनता है ना। विटामिन D3 बनने के लिए सिर्फ यूवी रे की जरूरत नहीं होता, उसके बाद भी प्रोसेस होता है आपका। ठीक है, तब जाके एक्टिव विटामिन D3 में वो कन्वर्ट होता है, ये नहीं कि धूप में गए और कन्वर्ट हो जाता है, विटामिन D3 मिल जाता है। ठीक है, बोलता है ना कि धूप में निकला करो, हाँ, लेकिन विटामिन D3 बने इसके लिए आपको सनरे में जाना जरूरी है। लेकिन सनरे का जो मतलब रेंज होना चाहिए 290 से लेके 350 नैनोमीटर तक ही होना चाहिए, अदरवाइज वो आपके लिए हार्मफुल होगा। रेडियो फार्मास्यूटिकल पढ़े थे ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फाइनली विटामिन D3 आपके बॉडी में एक्टिवेट होता है। ठीक है, ये नहीं कि धूप में जाने के बाद विटामिन D3 एक्टिवेट हो गया, पहले स्किन में हुआ, स्किन में होने के बाद लिवर में हुआ, लिवर के बाद किडनी में प्रोसेस हुआ। ठीक है, तब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, विटामिन D3 आपका एक्टिवेट होता है। ठीक है, अब कहता है कि इसमें एक और आता है तुम्हारा यूरिया साइकिल। ठीक है, अब यूरिया साइकिल से मुझे बताओ क्या समझते हो, यूरिया का मतलब क्या हो गया, है ना। तो उसी से रिलेटेड आपका क्या है, यूरिया साइकिल। कहता है कि यूरिया साइकिल इज डिफाइंड एज द साइक्लिक प्रोसेस इन विच अमोनिया इन कन्वर्टेड इनटू यूरिया। अभी तक देखो, एक अभी तक तुमने पढ़ा था TCA साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, वो क्या था, साइकिल के फॉर्म में था, बाकी सारे पाथवे आए, है ना। सेम यूरिया भी उसी साइकिल के फॉर्म में आएगा। ठीक है, हाँ, कहता है कि यूरिया साइकिल जो है वो साइक्लिक प्रोसेस होता है, जो कि किसमें होता है आपका, जिसमें अमोनिया जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, यूरिया में। कहता है कि यूरिया साइकिल इज ऑल्सो डिफाइंड एज द फर्स्ट साइक्लिक प्रोसेस और फर्स्ट मेटाबॉलिज्म पाथवे डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रेब्स एंड कर्ट हैंसिलिट, हैंस ऑल्सो नोन एज क्रेब हैंसिलिट साइकिल। अब देखो, यूरिया साइकिल जो है आपका, उसको डिफाइन किया गया सबसे पहला साइक्लिक प्रोसेस और फर्स्ट मेटाबॉलिज्म पाथवे। ठीक है, सबसे पहला साइक्लिक और सबसे पहला मेटाबॉलिज्म पाथवे आपका यूरिया साइकिल है। ठीक है, इसको किसने डिस्कवर किया, तो हैंस क्रेब और कुर्ट हैंसलेट, जिसको आप इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्रेब्स हैंसिलेट साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है,
या फिर क्रेब साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यूरिया का 3 नाम हो गया, यूरिया साइकिल, क्रेब साइकिल और क्रेब्स हैंसलिट साइकिल, ठीक है। आप कहते हैं कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्निथिन साइकिल, इसको हम ऑर्निथिन साइकिल भी बोलते हैं। यूरिया सिंथेसिस अकर ओनली इन लिवर, यूरिया का सिंथेसिस कहाँ होता है, सिर्फ लिवर में होता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इज फर्दर ट्रांसफर टू किडनी, अब सिंथेसिस होने के बाद वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, किडनी में, ठीक है। कैसे, तो थ्रू ब्लड और एक्सक्रीटेड फ्रॉम बॉडी। कहता है कि जिसको ट्रांसपोर्ट होना होता है वो तो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, बाकी जो रहता है वो आपके बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन के थ्रू या स्वेट के थ्रू, ठीक है। अब कहता है कि एंजाइम्स इन्वॉल्व इन यूरिया साइकिल, कौन कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होंगे, तो 5 एंजाइम है। 5 में से कौन कौन सा एंजाइम है, कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज, ठीक है। उसके बाद है आपका ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमोइलेज, तीसरा है आपका आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज, उसके बाद है 4th आपका आर्जिनोसक्सिनेज और 5वां है आपका आर्जिनेज। कहता है नाउ इन द 5 एंजाइम्स फर्स्ट 2 आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया व्हाइल रेस्ट 3 आर फाउंड इन साइटोसोल ऑफ लिवर। अब देखो 2 तो इसमें यूज होने वाला नहीं है क्योंकि यूरिया साइकिल कहाँ होता है, लिवर में होता है। कहता है कि ये जो आपके 2 क्या कहते हैं, हाँ 2 एंजाइम जो होते हैं 5 में से वो कहाँ पाए जाते हैं, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, जबकि 3 जो होते हैं वो लिवर के साइटोसोल में, ठीक है। कहता है आर्जिनेज इज द एंजाइम ओनली फाउंड इन लिवर। अब क्या कहता है, आर्जिनेज जो है वो सिर्फ लिवर में पाया जाता है, ठीक है। कहता है हेंस यूरिया सिंथेसिस और यूरिया साइकिल अकर्स ओनली इन लिवर, इसीलिए यूरिया साइकिल या यूरिया का सिंथेसिस कहाँ होता है, सिर्फ लिवर में होता है, ठीक है। कहता है अब तुम्हारा है स्टेप्स ऑफ यूरिया साइकिल, ठीक है। यूरिया साइकिल बनने के लिए कौन कौन से आपके स्टेप है, सबसे पहला है सिंथेसिस ऑफ कार्बामोइल फॉस्फेट, ठीक है। सब यूरिया साइकिल को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, कार्बामोइल फॉस्फेट, ठीक है। तो कार्बामोइल फॉस्फेट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, NH3 कंडेंस करेंगे किसके साथ, CO2 के साथ, और एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बामोइल फॉस्फेट, ठीक है। मतलब कि NH3 को हम कंडेंस कर रहे हैं CO2 के साथ, ठीक है, और किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं, कार्बामोइल फॉस्फेट के प्रेजेंस में। तो ये आपका कहता है कि टू फॉर्म कार्बामोइल फॉस्फेट, किसको कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज के एंजाइम के प्रेजेंस में किया, क्या बनाने के लिए, कार्बामोइल फॉस्फेट बनाने के लिए, ठीक है। आप कहता है कि दिस स्टेप कंज्यूम 2 ATP एंड इज इरिवर्सिबल, 2 ATP चाहिए इसको और ये प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल है, फिर से आप वापस नहीं जा सकते, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन, अब क्या बनाएंगे हम, सिट्रुलिन। सिट्रुलिन कैसे बनाएंगे, तो सिट्रुलिन सिंथेसाइज फ्रॉम कार्बामोइल फॉस्फेट एंड ऑर्निथिन। आप पता चला ऑर्निथिन साइकिल क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका होगा किससे बनेगा सिट्रुलिन, कार्बामोइल फॉस्फेट और ऑर्निथिन को जब आप कंबाइन करोगे कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज, ठीक है, एंजाइम के प्रेजेंस में। अब है ऑर्निथिन इज अगेन रीजनरेटेड एंड यूरिया साइकिल कंटिन्यू। अब ऑर्निथिन आपका क्या होगा, फिर से रीजनरेट होगा और रीजनरेट होने के बाद क्या होगा, यूरिया साइकिल का स्टेप शुरू होगा, ठीक है। अब कहता है कि सिंथेसिस ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट, अब कौन सा एंजाइम यहाँ पे सिंथेसाइज होगा, आर्जिनोसक्सिनेट। तो आर्जिनोसक्सिनेट को बनाने के लिए आपको सिट्रुलिन कंडेंस्ड विद एस्पर्टेट टू प्रोड्यूस आर्जिनोसक्सिनेट, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिट्रुलिन को लेंगे और एस्पर्टेट को लेंगे, जब एस्पर्टेट को लेंगे तो वो क्या बनाएगा, आर्जिनोसक्सिनेट बनाएगा, कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस एंजाइम के प्रेजेंस में। ATP इज कन्वर्टेड इनटू AMP एंड क्या कहते हैं, फॉस्फो पाइरोफॉस्फेट, जिसको आप क्या बोलोगे, PPI। अगर सिर्फ PI रहेगा तो फॉस्फेट, अगर PPI है तो पाइरोफॉस्फेट, ठीक है। अब है फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनिन, अब क्या किसका फॉर्मेशन होगा, आर्जिनिन का। तो आर्जिनोसक्सिनेट क्लीव्स टू प्रोड्यूस आर्जिनिन एंड फ्यूमारेट इन द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम। कहता है कि आर्जिनोसक्सिनेट जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा 2 पार्ट में, एक हो जाएगा आर्जिनिन एंड दूसरा हो जाएगा आपका फ्यूमारेट। तो किसके प्रेजेंस में होगा, तो आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। आर्जिनिन यूज होगा एज अ इमीडिएट प्रिकर्सर ऑफ यूरिया, ठीक है, मतलब कि यूरिया को हम किसके जगह पे यूज करेंगे, आर्जिनिन की जगह। कहता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, अब जाके आपका किसका फॉर्मेशन होगा, यूरिया का। कहता है आर्जिनिन फाइनली इन द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनेज कन्वर्ट इनटू यूरिया एंड ऑर्निथिन।
अब होगा जो आर्जिनिन आपका था वो आर्जिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यूरिया में और ऑर्निथिन में। कहता है ऑर्निथिन अगेन यूज्ड इन यूरिया साइकिल व्हाइल यूरिया इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम बॉडी थ्रू किडनी। कहता है कि जो आपका ऑर्निथिन जो है फिर से यूरिया साइकिल में यूज होगा अगेन एंड अगेन, बट क्या होगा, यूरिया जो है वो आपका एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, कैसे, किडनी के थ्रू। ठीक है, अब यूरिया का ये साइकिल है आपका। इसमें सबसे पहले क्या था आपका, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को इसने क्या किया, कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद आपका क्या बनाया, कार्बामोइल फॉस्फेट बनाया। एंजाइम कौन सा लगा, कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम 1। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ आपका ATP2 दो ATP का रिक्वायरमेंट था तो 2 ATP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब 2 ADP में। ठीक है, अब कार्बामोइल फॉस्फेट को सिट्रुलिन में हमको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सिट्रुलिन में कन्वर्ट करने के लिए आपको कार्बामोइल फॉस्फेट चाहिए, साथ में आपका क्या चाहिए, ऑर्निथिन कार्बामोइलेज एंजाइम चाहिए। ठीक है, तो जब हमने दोनों को करवाया तो आपका क्या बना, सिट्रुलिन। अब सिट्रुलिन का से क्या होगा कि सिट्रुलिन को से आर्जिनोसक्सिनेट बनेगा। क्या बनेगा, आर्जिनोसक्सिनेट। देखो सबसे पहले हमने कार्बामोइल का फॉस्फेट का फॉर्मेशन किया है ना, CO2 और NH3 अमोनिया के साथ। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बनाया, सिट्रुलिन बना। सिट्रुलिन से हमने क्या बनाया था, आर्जिनोसक्सिनेट बनाया। आर्जिनोसक्सिनेट बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, सिट्रुलिन कंडेंस विद एस्पर्टेट। क्या होगा, सिट्रुलिन किसके साथ जाएगा, सिट्रुलिन एस्पर्टेट के साथ कंडेंस होगा, एंजाइम यूज होगा आर्जिनोसक्सिनेट और ATP कन्वर्ट हो जाएगा AMP में। ठीक है, तो अब इससे क्या बनेगा आपका, आर्जिनोसक्सिनेट से क्या बनेगा, आर्जिनिन बनेगा। अब यहाँ पे आर्जिनिन बनने से पहले तुमको ये देखना पड़ेगा, हाँ, आर्जिनिन बनने में क्या था कि आर्जिनोसक्सिनेट क्लीव्स टू प्रोड्यूस आर्जिनिन एंड फ्यूमारेट। अब क्या था आपका कि आर्जिनोसक्सिनेट जो था वो क्या हुआ था आपका, ब्रेक डाउन हुआ। किसमें ब्रेक डाउन हुआ, एस्पर्टेट एंड फ्यूमारेट। ठीक है, ब्रेक डाउन हुआ ना एस्पर्टेट और फ्यूमारेट में, तो यहाँ पे क्या कहता है, दोनों ब्रेक डाउन हो गया, एक तरफ आपका फ्यूमारेट हो गया, एक तरफ आपका कौन सा हो गया, एस्पर्टेट हो गया। ठीक है, तो फ्यूमारेट जो है वो आपका क्या करेगा, मैलेट में कन्वर्ट होगा, मैलेट ऑक्जेलो एसीटेट में होगा और ऑक्जेलो एसीटेट एस्पर्टेट में होगा। ठीक है, तो मेनली अगर आपको इस तरीके से याद नहीं करना तो एक लाइन इधर भी बना देना फ्यूमारेट का। ठीक है, फ्यूमारेट इस तरीके से लिख देना, तो आर्जिनोसक्सिनेट कन्वर्ट होके दो पार्ट में बट गया, फ्यूमारेट और सक्सिनेट में। ठीक है, अब आपका क्या था, किसका फॉर्मेशन था, कहता है कि आर्जिनिन इज यूज्ड एज इंटरमीडिएट प्रिकर्सर ऑफ यूरिया। अब देखो यहाँ पे क्या था कि यूरिया के जगह पे यहाँ पे क्या यूज हुआ, आर्जिनिन यूज हुआ। ठीक है, मेनली आर्जिनोसक्सिनेट किस में कन्वर्ट हुआ, आर्जिनिन में हुआ, कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यूरिया के जगह पे हमने आर्जिनिन ले लिया। अब कहता है कि यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज होगा आपका, आर्जिनेज। अब जाके आपका क्या बनेगा, ऑर्निथिन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे यूरिया भी है बट क्या होगा, ऑर्निथिन जो है वो कंटिन्यू होगा और यूरिया जो है वो क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या होगा, यूरिया साइकिल। ठीक है, कि सबसे पहले आपको कार्बामोइल फॉस्फेट बनाना पड़ेगा। कार्बामोइल फॉस्फेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको CO2 और अमोनिया को कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन करोगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम 1 चाहिए। ठीक है, उसमें क्या होगा, 2 ATP की भी रिक्वायरमेंट है, फिर आपका वो बनाएगा कार्बामोइल फॉस्फेट। कार्बामाइल फॉस्फेट बनाएगा आपका सिट्रुलिन किसके कम प्रेजेंस में बनेगा, तो हाँ, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज के प्रेजेंस में। अब सिट्रुलिन बनाएगा आर्जिनोसक्सिनेट को। आर्जिनोसक्सिनेट क्या होगा कि ब्रेक डाउन हो जाएगा दो पार्ट में, एक बना लेगा एस्पर्टेट और दूसरा बना लेगा फ्यूमारेट। ठीक है, अब आर्जिनोसक्सिनेट फिर से बनाएगा, कन्वर्ट होगा किसमें, आर्जिनिन में। किसके प्रेजेंस में, आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में।
आर्जिनिन फिर से कन्वर्ट होगा ऑर्निथिन में, वहां पे यूरिया भी प्रेजेंट होगा और आर्जिनेज एंजाइम भी प्रेजेंट होगा, लेकिन क्या होगा कि यूरिया एक्सक्रीट आउट हो जाएगा और ऑर्निथिन आपका कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका है यूरिया साइकिल। कहता है एनर्जेटिक्स ऑफ यूरिया साइकिल, मतलब कि कितने टोटल कितने यूरिया साइकिल 4 ATP मॉलिक्यूल्स आर कंज्यूम एंड इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। कहता है टोटल इसमें जो ATP आपका यूज हुआ वो कितना हुआ 4, एक शुरू में हुआ था और एक आपका सिट्रुलिन के पास हुआ था, ठीक है। तो 2 2 4 तो कंज्यूम किया यहाँ पे 4 एनर्जी को। उसके बाद कहता है कि ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस क्या है आपका इरिवर्सिबल है, मतलब वापस ये फिर से नहीं हो सकता, ठीक है। आपको हमेशा स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, आप बैक से नहीं आ सकते हो, ठीक है। दूसरा कहता है कि 2 ATP आर यूटिलाइज फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बामोइल फॉस्फेट, 2 आपका कार्बामोइल फॉस्फेट के सिंथेसिस के लिए हुआ था और आपका 1 ATP इज कन्वर्टेड इनटू AMP टू प्रोड्यूस आर्जिनोसक्सिनेट विच इज इक्वल टू 2 ATP। तो 2 2 4 हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से 4 ATP आपका यूटिलाइज हुआ किसमें यूरिया साइकिल में, ठीक है। अब ये लास्ट है 2-3 तुम्हारा ड्रग है छोटा छोटा सा कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ यूरिया साइकिल, ठीक है। कहता है कि यूरिया साइकिल से रिलेटेड आपके कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। तो कहता है कि इन हेल्दी पीपल द नॉर्मल ब्लड यूरिया कंसंट्रेशन इज 10 to 40 mg per dl. Now it increase in blood urea level can lead to various metabolic disturbance in our body. कहता है कि अगर यूरिया मतलब कि नॉर्मल ब्लड यूरिया कंसंट्रेशन होता है वो 10 से 40 mg पर DL होता है किसमें आपके बॉडी में, ठीक है। बट अगर इंक्रीज हो जाता है ब्लड यूरिया लेवल तो उसके वजह से आपको बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। कहते हैं यूरिया साइकिल डिसऑर्डर्स आर वेरियस जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब कि कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जो जेनेटिक होते हैं, मतलब मान लीजिए आपके फैमिली से पेरेंट्स से रिलेटेड है ना। अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी इन एंजाइम इन्वॉल्व इन यूरिया साइकिल, अगर मान लो एंजाइम की डेफिशिएंसी हुआ, जो भी एंजाइम यूरिया साइकिल में इन्वॉल्व है, अगर उन सभी एंजाइम का आपके बॉडी में क्या होता है कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो उसके वजह से आपको ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होंगे। द 5 मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर्स आज एज फॉलोज, हाइपरकोलेस्ट्रेमिया, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस, फैटी लिवर, ओबेसिटी एंड कीटोएसिडोसिस। कीटोएसिडोसिस आपने पढ़ा था कीटोन वाले में है ना, एल्कोहलिक कीटोएसिडोसिस, और एक था आपका एक और कौन सा था हाइपरकोलेस्ट्रेमिया में तुम्हारा है कि हाइपरकोलेस्ट्रेमिया में क्या होता है कि इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड स्पेशली LDL, मतलब कि बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। जब बैड कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में क्या होता है इंक्रीज हो जाता है उनका लेवल, तो आपको क्या होता है हाइपर कोलेस्ट्रेमिया। अब देखो हाइपर और क्या हो गया कोलेस्ट्रॉल, तो अब मतलब कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या हो जाना बढ़ जाना, कहाँ बढ़ेगा तो ब्लड में बढ़ेगा, तो इसके वजह से आपको क्या होता है हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, ठीक है। क्या होता है आपको हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, किसके वजह से होता है बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाने के वजह से, कहाँ पे तो ब्लड में, ठीक है। इसका कॉज क्या है, मतलब क्यों होता है, तो हाई फैट डाइट, ऐसा खाना खाते हो आप लोग जिसमें बहुत ज्यादा फैट प्रेजेंट होता है। दूसरा ओबेसिटी, मतलब कि वही सेम हो गया कि बॉडी वेट, ठीक है। दूसरा तीसरा हो गया डायबिटीज, इनकेस अगर आप डायबिटीज से क्या कहते हैं डायबिटीज से सफर कर रहे हो, ठीक है, या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर, आपको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो तो इन सभी कारणों से आपको हाइपर कोलेस्ट्रेमिया हो सकता है, ठीक है। आप कहते हैं कि इफेक्ट इसका क्या होगा, तो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट इन आर्टरी, आर्टरी में क्या होगा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट होने की वजह से आपको क्या होगा एथेरोस्क्लेरोसिस होगा। इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक होगा, कि मतलब आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन क्या है, तो लो सैचुरेटेड फैट डाइट, मतलब कि ऐसा खाना खाओ, ऐसा डाइट लो जिसमें आपका फैट का कंसंट्रेशन क्या हो कम हो, ठीक है। उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज करो, वेट को कंट्रोल करो, और स्मोकिंग सेशन, मतलब कि स्मोकिंग वगैरह अगर कोई करते हो तो उसको छोड़ दो, ठीक है। तो इस वजह इन सब चीजों अगर जब ये 4 चीजें 5 चीजें आप करते हो तो उसके वजह से आप मतलब कि इससे
छुटकारा पा सकते हो, ठीक है। उसके बाद है आपका एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, हार्डनिंग एंड नैरोइंग ऑफ आर्टरीज ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल रिच प्लेक डिपोजिशन, ठीक है। जब क्या होता है कि आर्टरी में प्लेक का डिपोजिशन हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। कॉजेज क्या होंगे, हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, मतलब कि वही बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। स्मोकिंग, देखो यहाँ पे जितने भी पढ़ोगे उसमें स्मोकिंग इज अ मेजर फैक्टर। अगर मतलब कोई भी, चाहे इंसान लड़का हो चाहे लड़की हो, डजेंट मैटर, बट अगर आप स्मोक करते हो और वो भी बहुत ज्यादा करते हो, इनकेस मान लो कि टाइमिंग बना ली हो, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम चाहिए ही चाहिए, या एक बार में 4-4 5-5 10-10 फूंक दिया, तो ये सब अभी तो फूंक रहे हो, बट बाद में जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको होने वाली है, आप सफर करने वाले हो, ठीक है। तो इसमें इसका भी कॉज है क्या, स्मोकिंग, ठीक है। इसका भी एक कॉज है हाइपरटेंशन और ओबेसिटी, ठीक है। फैट ही एक, मतलब कि ये जितने भी प्रॉब्लम्स हो गए उसमें हाई वेट, मतलब कि ज्यादा एक्स्ट्रा वेट का होना और स्मोकिंग प्रॉब्लम होना, ठीक है। ये 2 प्रॉब्लम आपको, ये हाँ, इसके वजह से आपको ये सारे फेस करना पड़ेगा, ठीक है। कहता है कि हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, इन सब, ये सब कॉजेज है किसके, एथेरोस्क्लेरोसिस के। इफेक्ट क्या होगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो कम होने की वजह से आपका प्लेक का फॉर्मेशन होगा आर्टरी में। अब कॉम्प्लिकेशन क्या होगा कि आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगा, हार्ट अटैक होगा और स्ट्रोक्स होगा, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज, जितना हो सके डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल लेवल या फिर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखो। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज करो। तीसरा, हेल्दी डाइट लो, स्मोकिंग बंद कर दो। मेडिसिन अगर लेना चाहते हो तो स्टेटिन्स या फिर एंटी प्लेटलेट ड्रग आप लो, जैसे कि एस्पिरिन वगैरह, ठीक है। तो आप इस चीज से राहत पा सकते हो, ठीक है। बट कोई भी, देखो कोई भी मेडिसिन भी तभी काम करता है जब आप मतलब कि अपने बॉडी पे काम कर रहे होते हो, ठीक है। कितना भी कुछ भी कर लो, चाहे आप वेट ही लॉस करना है तो उसके लिए एक्सरसाइज नहीं करोगे तो वेट लॉस नहीं होगा, ठीक है। आपको करना ही पड़ेगा। और चाहे आपका अगर बॉडी वेट जिसका ज्यादा, या तो कोई अंडर वेट है या कोई ओवर वेट है, दोनों ही प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओवर वेट प्रॉब्लम है, अंडर वेट भी प्रॉब्लम है, ठीक है। और फैटी लिवर हेपेटिक, इसको हम हेपेटिक स्टीटोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन लिवर सेल्स, ठीक है। लिवर सेल्स में क्या होता है, एक्सेस अमाउंट में फैट का जमा हो जाना। कॉज क्या है, ओबेसिटी, डायबिटीज, अल्कोहल कंजप्शन और हाई फैट डाइट। अब यहाँ पे देखो, जो फैटी लिवर होता है, जो भी इंसान मतलब कि क्या कहते हैं, या तो एक तो वजन का उसका वजह हो गया, दूसरा डायबिटीज। अब देखो, वजन कंट्रोल कर सकते हो, डायबिटीज अब हो गया तो उसके लिए आप बहुत तो डाइट पे ध्यान रख के अपना उसको कंट्रोल में रख सकते हो, ठीक है। तीसरा, अल्कोहल कंजम्पशन, अगर यही चीज हो गया सेम जैसे स्मोकिंग के साथ, मतलब स्मोकिंग करता है इंसान, वैसे ही अगर अल्कोहल कंजम्पशन का आपको आदत है तो उसके वजह से ये प्रॉब्लम आपको सफर करना पड़ेगा। आज करो, 2 साल बाद करो, 4 साल बाद करो, लेकिन करना ही पड़ेगा आपको फेस, ठीक है। हाई फैट डाइट, तो हाई फैट डाइट में भी आपका ये मतलब कि या तो ये ऐसा खाना खा रहे हो आप जिसमें बहुत ज्यादा फैट हो, ठीक है। तो ये सभी कारण है किसके, फैटी लिवर के, ठीक है। सिम्टम्स, फैटिग, मतलब कि बहुत ज्यादा क्या होगा, और ज्यादा वेट बढ़ते जाएगा। दूसरा, एनलार्ज लिवर, लिवर क्या होता है इसमें एनलार्ज हो जाता है। और ऑफन एसिम्टोमेटिक, मतलब कि इसमें आपको एसिम्टोमेटिक सिम्टम्स भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मेनली क्या कहते हैं, अगर आप इन 4 चीजों को कंट्रोल करते हो अपने बॉडी में, वेट और मतलब कि अदर एक्टिविटी जैसे स्मोकिंग हो गया, अल्कोहलिज्म हो गया, इन 2-3 चीजों को कंट्रोल करते हो तो अपने आप सफर नहीं करोगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो गया, हेपेटाइटिस होगा, इससे आपको सिरोसिस होगा और लिवर फेलियर होगा, ठीक है। ये सारे प्रॉब्लम्स आपको फैटी लिवर के वजह से होगा। ट्रीटमेंट क्या है, वेट का लॉस करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना, अल्कोहल को अवॉइड करो, ठीक है। और बैलेंस डाइट ले, या फिर ऐसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स लो, है ना। ज्यादातर खाना मतलब रोटी सब्जी दाल चावल छोड़ के फ्रूट्स और वेजिटेबल खाओ, ठीक है। अब है आपका ओबेसिटी। ओबेसिटी जो है वो होता है आपका एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी फैट। सेम इसमें क्या होगा, उसमें क्या होता है कि बॉडी, इसमें बॉडी फैट बढ़ रहा है, उसमें लिवर में फैट बढ़ रहा था, ठीक है।
अब है इसका कॉज क्या है, तो हाई कैलोरी डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज और जेनेटिक फैक्टर, ये तीनों कारण से आपको ओबेसिटी हो सकता है। मान लो कि घर में जैसे पापा मम्मी पापा या दादाजी ऐसे थे कि हमेशा से हेल्दी ही रहे हैं, है ना, तो वो मतलब कि एक जेनेटिक फैक्टर हो जाता है कि फिर आप भी उस तरीके से रहोगे। बट हाँ, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मतलब आप कंट्रोल कर लोगे तो आपका आने वाला जो पीढ़ी होगा उसको नहीं होगा, ये चीज फेस करना पड़ेगा। तो ये हो गया लैक ऑफ एक्सरसाइज, मतलब आप अगर एक्सरसाइज या एक्टिविटीज फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, ठीक है। जेनेटिक फैक्टर वही हो गया। उसके बाद इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज बॉडी वेट, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। इसके वजह से आपको होगा क्या कि आपका बॉडी वेट क्या होगा, बढ़ जाएगा और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस आएगा, ठीक है, मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेस आपके बॉडी में सही से होगा नहीं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, तो डायबिटीज, फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, एथेरोस्क्लेरोसिस, इसके वजह से आपको ओबेसिटी की वजह से ये सब कुछ आपको होगा, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट, ऐसा डाइट लो जिसमें कैलोरी नहीं हो। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, मतलब 30 से 60 मतलब लगभग 1 घंटे का रेगुलर कुछ ना कुछ एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी करो। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, थोड़ा बहुत अपने अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो। बिहेवियरल थेरेपी, थोड़ा बहुत बिहेवियरल थेरेपी लो कि मतलब डिसिप्लिन लाओ अपने अंदर, सुबह टाइम से उठना, खाना पीना, है ना। मेडिसिन व्हेन प्रेस्क्राइब्ड, मेडिसिन तब लो जब प्रेस्क्राइब किया जाए। ओबेसिटी, आप वेट बढ़ाने के लिए कोई मेडिसिन आपको कैसे दे सकता है वेट घटाने के लिए, है ना, इसके लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी ही ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बहुत ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ पे सर्जरी का यूज किया जाता है, ठीक है। ऐसे एक्सेस अमाउंट में हो गया, आप किसी से हिला डुला नहीं जा रहा है, तो क्या होता है कि सर्जरी के थ्रू एक्सेस फैट को हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये था आपका ओबेसिटी। तो ये मतलब लिपिड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक्स थे वो कवर अप हो गए, जितने भी डिजीज थे। और ये जो डिजीज है इसमें से 2-4 डिजीज आपको पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, ये हो गया, ये सारे मतलब 2-2 मार्क्स में, ज्यादा में नहीं पूछेगा लेकिन 2-2 मार्क्स में पूछेगा, ठीक है। इसलिए पढ़ लेना इसको।